प्रत्येक पदार्थ बहुत से परमाणुओं से मिलकर बना रहता है और ये परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। किसी भी चालक में जो विद्युत चालक होता है उसमें ऐसे बहुत से परमाणु निहित होते हैं, यानी कि असंख्य परमाणु निहित होते हैं। उनके बाह्य में स्थित इलेक्ट्रॉन को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, जो भी उस नाभिक से बहुत दूर होते हैं, और यही इस चालक में आवेश प्रवाह के लिए जिम्मेदार होते हैं या उत्तरदायी होते हैं। क्या आप जानते हैं कि आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, या आवेश के प्रवाह से हमें कौन सी विद्युत राशि प्राप्त होती है? यदि नहीं तो बने रहे इस वीडियो में। मैं इस वीडियो में आवेश और उससे संबंधित तथ्यों की चर्चा करूँगा। स्वागत है आपका आपके और मेरे अपने चैनल अधिगम में, जहां हम सीखने के सफ़र का आनंद लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र। शुरुआत में आपने जान लिया है कुछ टर्म। जब हम विद्युत के बारे में बात करेंगे तो इस पूरी क्लास में हम इसमें विद्युत धारा, परिभाषा और मात्रकों के बारे में बात करेंगे। इस इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत धारा को जानने से पहले कुछ टर्म जो बताए गए थे वो आप समझ चुके होंगे। उस सबसे पहले आपको जानना है कि चार्ज क्या होता है। जब हम विद्युत धारा के बारे में कहते हैं तो उसका मूल जो सिद्धांत है वो है चार्ज, यानी कि पदार्थ का गुण या प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, जिससे वो वस्तुओं को आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है। दूसरा है फ्री इलेक्ट्रॉन। अब फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन किसी भी चालक में, यानी कि जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उसके मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसमें निहित चालक किसी भी मटेरियल का बना होगा, पदार्थ का बना होगा, और हर पदार्थ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। जो बाह्य कक्षा में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसका नाभिक से बंध प्रबल नहीं होता है, उसे हम कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो कई बार वो कक्षाओं में रैंडमली घूमते रहते हैं। तो ये तो था मुक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में। उसके बाद जो अगला टर्म आपने जानना है वो है विद्युत बल। यानी जब भी हम किसी चालक के सिरों के मध्य विभवांतर उत्पन्न करते हैं तो उसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, जिसके कारण उसमें एक विद्युत बल लगता है, और उस इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण जितने भी चालक में विद्यमान मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक दिशा में अनुदिश हो जाते हैं, मतलब एक दिशा में अलाइन हो जाते हैं। तो ये काम करता है इलेक्ट्रिक फोर्स। और चालक यानी कि एक ऐसा पदार्थ जो विद्युत को सुचारू रूप से चला सके, उसको हम कहते हैं चालक। अब बात आती है जो मुख्य कॉन्सेप्ट है जिस पे हम जाना चाहेंगे, वो है इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। आपने देखा होगा घरों में जो भी बिजली आती है उसको जनरली हम इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, लेकिन उस वायरों में जो बहती है उसे इलेक्ट्रिक करंट बोला जाता है। अब इलेक्ट्रिक करंट को कैसे डिफाइन किया जाता है, इस पे हम चर्चा करते हैं। तो जो इलेक्ट्रिक करंट है, कोई भी चालक है उसके जब सिरों, उसमें निहित जो होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन होने पर जब हम उसके सिरों पर विभवांतर लगाते हैं तो विभवांतर क्या करता है, उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है, जिससे आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलने लगता है, यानी कि एक सिरे से दूसरे सिरे में। तो इस आवेश के चलने की या प्रवाह की जो दर है, यानी किस स्पीड से या किस रेट से वह एक स्थान से दूसरे स्थान में जा रहा है, उसे कहते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट। अब इसका जो बेसिक फॉर्मूला है, मान लीजिए मैंने माना कि कोई कंडक्टर, इस फिगर में आप देख रहे हैं कि ये एक चालक मैंने लिया है जिसमें आवेश है। अब ये इसके मुक्त इलेक्ट्रॉन है जो ये इस तरीके से शो किए गए हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन जैसे ही हम यहाँ विद्युत वाहक बल उत्पन्न करते हैं तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जो रैंडम गति कर रहे होते हैं, इधर उधर मोशन कर रहे होते हैं, वो एक दिशा में अलाइन हो जाते हैं। और एक दिशा में अलाइन होने का मतलब कि यह एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गति करने लगते हैं। मान लीजिए इस आवेश में, जो इस चालक में जो कुल आवेश है, यहाँ से Q आवेश दूसरे स्थान पर पहुंच गया, यानी कि ये अगर सिरा मैं A कहूँ और इस सिरे को B कहूँ, अगर ये Q आवेश यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो भी आवेश है वो एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंच गया, इसको हम कहते हैं
कि इसमें कोई विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है। अब उसकी दर कैसे निकाल लेंगे? मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको t समय लगा, या आप t को जनरलाइज करके 5 सेकेंड 10 सेकेंड भी कह सकते हैं। 5 सेकेंड लगा, 10 सेकेंड लगा, 5 मिनट लगा, तो कितने समय में, यानी कि इसकी स्पीड कितनी है कि ये A से B तक पहुंच जा रहा है, उसको हम कहते हैं विद्युत धारा। यानी कि अगर सिंपल शब्दों में कहा जाए तो इसे हम कह सकते हैं आवेश प्रवाह की दर। अगर t समय में कोई क्यों आवेश प्रवाहित हो रहा है तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा आवेश प्रवाह बट्टे समय अंतराल, और इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको डिनोट किया जाता है I से। I इज इक्वल टू Q अपॉन T। Q यहाँ आवेश है और T उस आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने के लिए लिया गया समय। तो अगर सरल शब्दों में कहें कि आवेशों का एक स्थान से दूसरे स्थान के जाने को हम विद्युत कहते हैं, और विद्युत धारा उस दर को कहते हैं, उस स्पीड को कहते हैं जिससे वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। यानी कि इसका मात्रक, तो मात्रक निकालने के लिए जैसा आपने पहले चैप्टर में पढ़ा है या हमने पहले क्लासों में पढ़ा है, तो किसी भी यूनिट का या राशि का या फिजिकल क्वांटिटी का हम निकालते हैं तो उसे फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। जैसा कि इस केस में हमारे पास फॉर्मूला है I इक्वल टू Q अपॉन T। तो विद्युत धारा का मात्रक तब ज्ञात होगा जब हमें Q का मात्रक यानी कि आवेश का मात्रक पता हो और समय का मात्रक पता हो। तो आवेश के मात्रक को हम जानते हैं, उसे कहा जाता है कूलाम, और समय के में हम जानते हैं, इसे कहा जाता है समय की मात्रक, आवेश की मात्रक को कहा जाता है कूलाम, और समय की मात्रक को हम सेकंड से डिनोट करते हैं। तो इस प्रकार हमें जो विद्युत धारा का मात्रक प्राप्त हुआ वो हुआ कूलाम पर सेकंड। तो कूलाम पर सेकंड को जनरली एम्पियर भी कहा जाता है, यानी कि कूलाम पर सेकंड जहां पर भी आपको राशि दी जाएगी, ये एम्पियर एक वैज्ञानिक थे, उनके नाम पर इस यूनिट का मात्रक रखा गया। तो अगर हम एम्पियर को या विद्युत धारा को परिभाषित करें या 1 एम्पियर को हम परिभाषित करें तो हम कैसे लिखेंगे? यदि किसी चालक में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान में प्रवाहित हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि उसमें 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो इस प्रकार लिख सकते हैं इसे, when 1 coulomb charge flow in 1 second then the amount of current flows be 1 ampere। और कई बार बहुत बड़े बड़े विद्युत परिपथ होते हैं, कई छोटे विद्युत परिपथ में होते हैं, कई बार हमको क्या है राशियां बहुत छोटे अमाउंट में डिनोट करनी पड़ती है, तो उसके लिए हमने अलग अलग एक कहें इनका विभाजन किया है और उनको उस विभाजन के अनुसार उनको नाम दिया है। जैसे अगर मैं 1 मिली एम्पियर की बात करूं, मिली का मतलब आप जानते हैं कि 1/1000वां हिस्सा, अगर 1 एम्पियर का 1/1000वां हिस्सा हम ले लेंगे तो उसे मिली एम्पियर कहेंगे। तो इसका 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू हो जाएगा 10⁻³ एम्पियर। इसी प्रकार माइक्रो एम्पियर आपने देखा होगा, ऐसी राशि अगर लिखी होगी 1 माइक्रो, इसको सिंपल से दर्शाते हैं, तो 1 माइक्रो एम्पियर की वैल्यू होगी 10⁻⁶ एम्पियर। ऐसी पीको या नैनो की बात कर लेते हैं, तो 1 नैनो एम्पियर का मतलब है 10⁹ एम्पियर। तो 10⁹ एम्पियर को जो हम लिख सकते हैं 1 नैनो एम्पियर की। अब उसके बाद आती है बात पीको। एक पीको एम्पियर होता है, यानी कि एम्पियर का 10⁻12वां हिस्सा ही कहलाएगा 1 पीको एम्पियर। तो इसको इस प्रकार दर्शाया जाता है। तो आप जब भी ऐसी राशियां आपको मिले यानी कि मिली एम्पियर, तो वहां पर आप जान लें कि ये 10⁻³ एम्पियर है, और बाकी इसी के अकॉर्डिंग पीको फैरेड तक हम इस्तेमाल करते हैं। अब बात आती है कि हम इसके कितने प्रकार हैं, विद्युत धारा के कितने प्रकार होते हैं। तो ये मुख्यतः विद्युत धारा को हमने 2 रूपों में 2 क्लासिफिकेशन किए हैं। पहला क्लासिफिकेशन इस प्रकार का है कि हमने देखा है कि विद्युत धारा समय के साथ उसमें क्या क्या चेंजेज आते हैं। अगर समय के साथ 2 चीज़ें होती हैं, जब आपने राशियां देखी होंगी, राशियां होती है एक अदिश एक सदिश, 2 ही चीज़ें हमें उनमें चाहिए होती हैं राशियों को डिफाइन करने के लिए, पहला उनका परिमाण और दूसरा उनकी दिशा। तो इसी आधार पर हमने समय के साथ साथ विद्युत धाराओं के प्रकार को जानने के लिए इन 2 राशियों को लिया है। पहली बात है परिमाण और दूसरा दिशा। तो इस अनुरूप में हमने विद्युत धारा को 2 प्रकारों में डिवाइड किया है। पहला प्रकार है डायरेक्ट करंट, या इसे दिष्ट धारा भी कहा जाता है, और दूसरा प्रकार है अल्टरनेट करंट, या इसे प्रत्यावर्ती धारा भी कहा जाता है। अब
इसको डिफाइन करने के लिए जैसे मैंने अभी कहा कि आप दो पैरामीटर लेंगे, एक परिमाण और एक दिशा, और उसके साथ समय के साथ उसमें क्या परिवर्तन हो रहा है, इसी से हम दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा को डिफाइन करेंगे। पहला है कि यदि किसी समय के अनुसार उस धारा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, यानी न परिमाण में और न दिशा में, अगर वो एक समान है, तो इस प्रकार की धारा को कहा जाता है दिष्ट धारा। यानी कि दिष्ट धारा एक दिशीय होती है और इसमें दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है समय के साथ साथ। अल्टरनेटिंग करंट का मतलब है कि इसमें समय के अनुसार दिशा और परिमाण दोनों बदलते रहते हैं, इस प्रकार इसे कहा जाता है प्रत्यावर्ती धारा। तो अब इसकी कुछ खासियत यानी कि विशेषताएं देख लेते हैं कि क्या क्या इनमें होती है। सबसे पहली विशेषता जैसा बताया है कि यह और ज़्यादा नहीं होती है, तो ये कंटिन्यू होती है। इसको समझने के लिए अभी इसके हम जब विशेषताएं इसका ग्राफ देखेंगे तब उसके बाद इसको मैं समझाऊंगा। और ये होती है एक दिशीय। एक दिशीय का मतलब एक ही दिशा। जब हमने इस हम ग्राफ खींचे टी का यानी कि समय के साथ साथ इसमें करंट का और समय के साथ साथ v का, तो ये ग्राफ कुछ इस प्रकार आता है कि I भी इसमें क्या रहती है, कंटिन्यू यानी कि फिक्स रहती है। आपकी करंट जितनी फ्लो होगी, विद्युत धारा जितनी प्रवाहित होगी, वो टाइम से उसका कोई संबंध नहीं है। दूसरा, टाइम के साथ वोल्टेज का भी कोई रिलेशन नहीं है, यानी कि अगर टाइम कुछ भी रहे तो वोल्टेज भी एक समान रहती है। मान लीजिए अगर ये 5 वोल्ट होगी किसी सेक्शन में, तो 5 वोल्ट ही रहेगी। ऐसा ही किसी परिपथ में अगर 2 एम्पियर की धारा बह रही है तो वो 2 एम्पियर ही रहेगी, उससे टाइम से उसकी दिशा कोई अब आप देख रहे होंगे मैंने इसको एक ही दिशा में रखा है, तो ये एक दिशा है, कंटिन्यूअस भी है यानी कि सतत है, लगातार है, ब्रेक नहीं हो रही कहीं भी। और दूसरी चीज क्या है कि इसमें एक दिशा में, यानी कि अगर इस दिशा को मैं पॉजिटिव मानूं 0 से इधर को और इधर को नेगेटिव मानूं, तो ये केवल एक ही दिशा की ओर होगी, या तो माइनस में होगी तो नेगेटिव दिशा में होगी, अगर प्लस होगी तो ऊपर की दिशा में। और अब बात आती है इसके अगले टर्म की, आवृत्ति विहीन। आवृत्ति का मतलब होता है कि वो कितनी बार अपनी चीज को रिपीट करती है, यानी कि कितने समय में एक ही पद को रिपीट करती है। आप देख रहे होंगे इसमें जो है कोई भी वह अपने पद को दोबारा रिपीट नहीं कर रही है, बल्कि ये कंटिन्यूअस चलते जा रही है आगे की। तो यह आवृत्ति विहीन है, यानी कि अब कोई भी पुनरावृत्ति इसके पथ में, चाहे करंट के सापेक्ष देखा जाए चाहे वोल्टेज के सापेक्ष देखा जाए, इसमें कोई भी आवृत्ति नहीं हो रही है, पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, इसलिए यह आवृत्ति विहीन होती है, इसकी आवृत्ति नहीं होती। नेक्स्ट, चालक का इसमें प्रतिरोध कम होता है। संकेतांक कैसे हम इसको निरूपित करते हैं, तो इसको निरूपित करने के लिए जनरली हम बैटरी का सिंबल लगाते हैं, और इसको हम सिंपली, जब कई बार आपको इस प्रकार का सिंबल दिखाई दे तो ये दर्शाता है कि इसमें हमने डीसी वोल्टेज अप्लाई कर दी। तो ये तो थी दिष्ट धारा की विशेषताएं। अब बात करते हैं हम प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा एक ऐसी धारा होती है जो समय के साथ साथ उसके मान और दिशा में भी परिवर्तन होते रहता है। अब आप देखेंगे, जैसा आपने अभी थोड़ी देर पहले ग्राफ देखा था, अगर t को मैं x दिशा में लूं और मैं इसका ग्राफ खींचूं, t को इस दिशा में लूं और इसका ग्राफ खींचूं इस प्रकार से v या i के सापेक्ष, t और यहाँ i के सापेक्ष इसका ग्राफ खींचूं, तो यह जो ग्राफ होता है v के सापेक्ष, ये कुछ इस प्रकार प्राप्त होता है हमें, यानी कि एक प्रकार से यह एक तरंग रूप में हमें प्राप्त होता है। इस प्रकार का ग्राफ होता है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है, इस ग्राफ से आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम t बढ़ा रहे हैं तो एक समय है कि जब v का मान बहुत बढ़ जा रहा है। t बढ़ाया हमने, v का मान बढ़ गया, फिर उसके बाद जैसे ही हम t यानी कि समय के साथ साथ बढ़ते जा रहे हैं, v यहाँ पॉजिटिव में है, यहाँ नीचे की ओर नेगेटिव में है, यानी कि माइनस वैल्यू है, और ये इसका मूल बिंदु है यानी कि 0। तो समय के साथ साथ इसकी एक तो डायरेक्शन हर जगह हर समय बदलती रह रही है, यहाँ इसकी डायरेक्शन चेंज होगी। दूसरा, इसका मान भी, ये इसका पीक मान है,
इसको आयाम भी बोलते हैं। तो आयाम यानी कि इसका पीक महत्व जो हो रहा है वो v हो जा रहा है, और उसके बाद समय के साथ साथ इसमें कमी आते रही है। फिर एक नेगेटिव में भी एक न्यूनतम मान भी आ रहा है, जिसे हमने यहाँ इस पॉइंट से शो किया। तो समय के साथ साथ आप देख रहे हैं, एक तो इसके मान में परिवर्तन आ रहा है, दूसरा इसका हर जगह की इसकी दिशा में परिवर्तन आ रहा है, हर जगह से। तो इस प्रकार की धारा को हम कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। अब इसकी खासियत क्या होती है, विशेषताएं, यानी कि पहला है प्रत्यावर्ती। प्रत्यावर्ती धारा की विशेषताएं क्या है कि ये समय के साथ साथ इसमें दिशा और परिमाण में बदलाव होता है। अब इसकी जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो हम घरों में बिजली यूज करते हैं वो हमारे पास जो आती है वो अल्टरनेटिंग करंट होती है, और उसका साइकिल जो होता है वो 50 हर्ट्ज होता है, यानी कि 1 सेकेंड में वो 50 चक्कर लगाती है ऊपर, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव। आपने देखा होगा ये तरंग के रूप में काम कर रहा है, और एक साइकिल में देख रहा है अब एक चक्कर लगाने में ये इतना समय ले रहा है। अगर मैं इस ग्राफ को यहाँ और फिर ये वाले सेक्शन को अगर ब्रेक करके मैं फिर से इसको इधर ले लूँ तो ये क्या हो गया, इसके लिए एक चक्कर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जाने में ये पूरा एक चक्कर ले रहा है। तो ये समय जो है, ऐसे ही ये इसकी फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, इतने समय में इसने एक चक्कर पूरा किया। तो ये 50 यानी कि 50 चक्कर पूरे करता है कितने सेकेंड में, एक सेकेंड में। ऐसी इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो अब इसका जो अगला वो है, इसमें चालक का प्रतिरोध हमेशा अधिक होता है धारा की अपेक्षा, यानी कि जो हमारा डीसी सर्किट है, डीसी सर्किट की अपेक्षा इसमें प्रतिरोध हमेशा अधिक होता है। और इसका निरूपण संकेतांक, इसको हम सिंपली जो निरूपित करते हैं वो इस प्रकार के सिंबल से करते हैं, इस तरीके से, एक वेव फॉर्म में। तो वेव फॉर्म का मतलब है कि यह समय के साथ चेंज हो रही है, इसलिए इसको इस तरीके का सिंबल दिया गया है। यानी कि आप जब भी इस प्रकार का सिंबल देखें कहीं लगा हुआ, तो इसका मतलब है ये प्रत्यावर्ती धारा का संकेत है। इस प्रकार कई बार I, अगर मैं I की करंट इसको I से निरूपित करूं, ये I है, और तो V क्या करता है, V लैगिंग में होता है, तो फिर यहाँ से आपकी वेव शुरू हो जाएगी। तो इस प्रकार के फॉर्म भी आपको प्राप्त होती है, वो सतत होती है, कंटिन्यूस होती है, और ये आपके अल्टरनेट होती है। अल्टरनेट का मतलब टाइम के साथ साथ इसमें परिमाण और दिशा में परिवर्तन होता है, डीसी में नहीं होता है। और ये एक दिशी होती है, यानी कि एक ही डायरेक्शन में चलती है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव कहीं नहीं मिलते हैं, यानी कि V और I जो है कांस्टेंट रहेगी ऑलमोस्ट, तो सतत और कांस्टेंट भी कह सकते हैं। समय के साथ साथ इसमें दिशा में परिवर्तित होती है, तो ये एक दिशी ना होके कहा जाए तो अल्टरनेट इसकी दिशा होती है, इसीलिए इसका नाम अल्टरनेट। और ये इसमें आवृत्ति नहीं होती है, क्योंकि ये पुनरावृत्ति नहीं करती बार बार। इसकी आवृत्ति जो मैक्सिमम जो हम यूज करते हैं उसे 50 हर्ट्ज तक होती है। इसमें दिष्ट धारा के जो परिपथ होते हैं उनमें जो चालक का प्रतिरोध होता है वो अपेक्षाकृत प्रत्यावर्ती धारा की धाराओं से अपेक्षाकृत कम होता है, और यहाँ ज़्यादा होता है। अब निरूपण संकेतांक, वो मैंने जनरली हम इसको यूज करते हैं बैटरी में, तो इसका सिंबल संकेतांक लेते हैं, वो लेते हैं इस प्रकार का सिंबल, ये अल्टरनेट को साइन करता है। ये होती है वो अधिक होती है, तो इसलिए हम इसे बहुत दूर तक ले जा सकते हैं, तो ये हमारे लिए फायदेमंद होता है। दूसरा, डीसी में जैसे आपने घरों में देखा होगा, आपके उपकरण लगे होते हैं, पुराने रेडियो जिसमें सेल लग सकते हैं, या टॉर्च ले लीजिए, या कुछ ऐसे उपकरण जिनमें आप बैटरी यूज करते हैं, तो वो क्या होते हैं, ईजी सर्किट होते हैं या होम अप्लायंस होते हैं जिनमें आप इनको यूज करते हैं। तो हम इस करंट को बहुत दूर तक नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा खपत फिर हो जाएगा। अगर प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो उसकी कंजम्पशन पहले ही ज़्यादा होगी। इसमें हम कम से कम पावर लॉस होती है, दूर तक उस एनर्जी को प्रेषित किया जा सकता है। जबकि इस जो भी एनर्जी है, जो भी आपकी बैटरी है, उसकी एक लाइफ टाइम होती है, धीरे धीरे उसका जो एनर्जी सोर्स है वो कम होते रहता है टाइम के सापेक्ष। यानी कि वोल्टेज अगर वो पहले जनरेट कुछ कर रहा है, आप उसको यूज करते रहेंगे तो उसके जो एनर्जी है वो कम होती रहेगी, या उसकी एक फिक्स एनर्जी होगी जितना वो आपको देगा। लंबे दूरी तक हम इसको भेज सकते हैं, और इसको हम अगर लंबी दूर तक भेजना चाहें तो इसमें बहुत ज़्यादा दूर तक हम इसे भेज नहीं सकते हैं। इसकी पोलरिटी चेंज होती है, जैसे आपने अभी मैंने आपको दोनों की साइकिल दिखाई, तो आपने देखा कि एक की पॉजिटिव होती है, नेगेटिव भी होती रहती है इसी की, लेकिन इसकी जो पोलरिटी है वो इसका फेज सेम होता है, तो इसमें कोई पोलरिटी चेंज नहीं होती है। ये मैग्नेटिक फ्लक्स को उत्पन्न करती है और ये मैग्नेटिक फ्लक्स को उत्पन्न नहीं करती है।
और ये जनरली आपके सभी उपकरणों में इस्तेमाल होती है। ये बैटरी, टॉर्च और ऐसे उपकरणों के लिए। इसे पूरा समराइज करूँ तो आज हमने इस क्लास में 2-4 चीज़ें सीखी। पहले इलेक्ट्रिक करंट, दूसरा डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक करंट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तीसरे इसके कितने टाइप के होते हैं जैसे एसी और डीसी, चौथा कि इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है और इनके बीच क्या क्या डिफरेंस है, और क्या एडवांटेजेस हैं एसी के और डीसी के, और कहाँ कहाँ हम एसी को इस्तेमाल कर सकते हैं, कहाँ डीसी को इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और ज़रूरतमंद को शेयर कीजिए, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं इसी प्रकार की जानकारी फिर से ला सकूं। तब तक मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। एंजॉय कीजिए। गुड बाय। देखने के लिए धन्यवाद।